नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम सुभाष चंद्र बोस के कुछ अनसुने अनजाने से पहलुओं पर। कुछ सवाल जो मैं आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल हम बात करेंगे कि आखिर क्या वो वजह थी जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। इसके बाद एक दूसरा सवाल जो ये है कि क्या यही जिसकी वजह से वो कॉलेज से रस्टिकेट हुए, इसी वजह से उनका क्रांतिकारी जीवन शुरू हो चुका था, या फिर यही वो बात थी या यही वो कारण था जिसकी वजह से उनका क्रांतिकारी सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद क्या उनका गांधी और नेहरू से मिलना जरूरी था, या क्या गांधी और नेहरू की कोई अहम भूमिका रही सुभाष चंद्र बोस के जीवन या उनके क्रांतिकारी जीवन में। उसके अलावा आखिर उन्होंने भारत से लेकर हिटलर तक का सफ़र कैसे तय किया, या क्या वजह थी जिसकी वजह से भारत छोड़कर उन्हें जर्मनी तक जाना पड़ा। और क्या जिन्ना भी सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े समर्थक थे, या वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाए। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल कि आखिर उन्हें कॉलेज से रस्टिकेट क्यों किया गया। सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि हम सब जानते हैं या हम सब ने पढ़ा है कि सुभाष चंद्र बोस एक बड़े ही अग्रेसिव नेचर के वे इंसान थे, तथा उनका ये कथन था कि अन्याय को सहना सबसे बड़ा अपराध है, या अन्याय सहन करना सबसे बड़ा अपराध वो मानते थे। ठीक इसी क्रम में जहाँ वो पढ़ा करते थे, वहाँ जो कॉलेज लेक्चरार्स थे वो सारे लेक्चरार्स ब्रिटिश स्कूल के थे, यानी अंग्रेजी सरकार के वो लेक्चरार वहाँ मौजूद थे। बिना किसी वजह या बिना किसी ठोस कारण के जो वहाँ पढ़ने वाले इंडियन स्कॉलर्स थे या जो भारतीय छात्र थे, उनके ऊपर वो अपनी मनमानी चलाते थे, या उन्हें बिना किसी वजह के इतना ब्रूटल तरीके से मारा जाता था या उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था। ये बात तथाकथित चल रही थी। सब लोग इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन किसी को ना तो वो प्लेटफॉर्म मिल पाया और ना ही किसी में वो बात थी जो सुभाष चंद्र बोस में थी। जब सुभाष चंद्र बोस कॉलेज ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने ये देखा कि उनके साथ या उनके और साथी छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। वो गए प्रिंसिपल के पास और प्रिंसिपल से जाके उन्होंने ये कहा कि जो लेक्चरार वहाँ मौजूद थे या जिन लेक्चरार्स ने उन छात्रों के साथ ये मारपीट का काम किया, वो ओपन में आके इन्हीं छात्रों से माफ़ी मांगे या क्षमा याचना करें। प्रिंसिपल ने इस बारे में मना किया और उन्होंने कहा कि वो किसी भी हद से माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगली बार जब किसी लेक्चरार ने पुनः वापस यही काम किया, तो सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी छात्रों ने मिलके उसी लेक्चरार पे पलटवार किया और उनको बुरी तरह से जख्मी किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को रस्टिकेट किया गया, और यही क्रम था जिसकी वजह से ये नाम या ये बात या ये घटना सुभाष चंद्र बोस के साथ जोड़ी गई कि उन्हें सुभाष चंद्र बोस को क्यों आखिर कॉलेज से रस्टिकेट किया गया। तो ये कारण था दोस्तों जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से रस्टिकेट किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल था, क्या यहीं से शुरू हुआ उनका क्रांतिकारी सफर। सुभाष चंद्र बोस को जब कॉलेज से रस्टिकेट किया गया, उसके बाद वापस इस बात की चर्चाएं हुई कि सुभाष चंद्र बोस जो कि एक होनहार छात्र थे, उन्हें वापस कॉलेज में लाया जाए। और कॉलेज में लाने के लिए जो कमीशन बनाई गई, उस कमीशन के सामने पेश किया गया सुभाष चंद्र बोस को। हालांकि जब वो उस कमीशन के सामने आए, तब कमीशन के मन में ये बात थी, या कमीशन ऐसा सोच रहा था कि अपन एक अपराधी से बात कर रहे हैं, एक ऐसा अपराधी जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया या कॉलेज से रस्टिकेट किया गया। परंतु फिर भी जो आत्मविश्वास सुभाष चंद्र बोस की आंखों में था, वो पर्याप्त था ये बात उन कमीशन के लोगों को समझाने के लिए कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अंततः कमीशन का ये निर्णय हुआ और कमीशन के निर्णय के तहत वापस सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज में एडमिशन मिला, या वापस उन्हें अपनी क्लासेस अटेंड करने की परमिशन दी गई। उसके बाद क्योंकि भारत के साथ ब्रिटिश सरकार बहुत सारे अन्याय शुरू कर चुकी थी, और सबसे बदहवास और सबसे बुरी हालत उन्होंने की जो यहाँ की मेडिकल व्यवस्थाएं थी, यानी अस्पताल थे
पर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, अगर डॉक्टर थे तो मरीजों को देने के लिए दवाइयाँ नहीं थी। भारत उसी समय कई तरीके की बीमारियां झेल चुका था, या कुछ ऐसी बीमारियां थी जो उस टाइम लगातार पलटवार कर रही थी, जिनमें प्रमुख थी हैजा। हैजे की इस बीमारी ने भारत में करीब 2.5 लाख लोगों की जान ले ली। इन मरने वाले लोगों में किसी के बाप, किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति और कईयों की पत्नियां इसमें शामिल थी। जब ये बातें अखबारों में आने लगी तो सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में ये बातें गूंजी कि क्यों न वो इस देश के लिए कुछ करें। और सबसे आसान तरीका जो उन्होंने सोचा, या सबसे आसान तरीका जो उनके दिमाग में था, वो यही था कि वो क्रांतिकारी रवैये के साथ या फिर कुछ गर्मा गर्मी के साथ, क्योंकि भारत में एक माहौल चल रहा था कि अगर आप एक गाल पे थप्पड़ लगाएंगे तो हम साहब दूसरा गाल आपके लिए तैयार कर देंगे। ये पहला शख्स था जिसने कहा कि बहुत थप्पड़ हो गए और बहुत गाल हो गए, अब थप्पड़ अपना होगा और गाल ब्रिटिशर्स का होगा। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अपना तीसरा सवाल था कि क्या उनके क्रांतिकारी सफर में, सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी सफर में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का कोई अहम योगदान था। तो दोस्तों, जैसे अपन ने पिछले सवाल में ये जाना कि सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी के रूप में अपना जीवन शुरू कर चुके थे, और इसी क्रांति की राह पर उन्हें एक दल की आवश्यकता थी। एक ऐसा दल जो भारत में वेल नोन हो, यानी लोग उसके बारे में बात करते हों, चर्चा का विषय हो। इसी चर्चा के विषय में एक दल जो भारत में बहुत विख्यात हो चुका था, जिसका नाम था राष्ट्रीय कांग्रेस। इस राष्ट्रीय कांग्रेस से भी बड़ा नाम जो लोगों के दिमाग में था, या हर क्रांतिकारी जिन्हें अपना आदर्श मानता था, वो इंसान थे महात्मा गांधी। इसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस भी एक बहुत बड़े प्रशंसक थे महात्मा गांधी के, या वो मानते थे कि इस भारत में, एक गुलाम भारत में इतनी बड़ी छवि बनाना ये एक बहुत अहम काम था, एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। इसीलिए दोस्तों, ये सवाल जरूरी है कि क्या उनकी कोई भूमिका रही सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी जीवन में। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो कि बहुत अग्रेसिव भी थे और बहुत अच्छे विचारक भी थे। हर बात पे एक गहन विचार करना और उस बात पे बहुत सोच समझ के अपनी बात रखना, ये उनके प्रमुख गुण थे। इन्हीं गुणों की प्रशंसा करते हुए सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कांग्रेस में एडमिट किया गया, उन्हें स्वीकार किया गया। परंतु देखते ही देखते सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा कद हो चुका था, या लोगों के दिमाग में वो इस तरह घर कर चुके थे कि लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन, अपने गहने, यहाँ तक कि अपने बेटे भी लोग सुभाष चंद्र बोस को देने को तैयार थे। तो सुभाष चंद्र बोस का एक कद बन चुका था जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को बहुत पीछे छोड़ चुका था। महात्मा गांधी ने इसी कड़ी में ये सोचा कि वापस चुनाव कराए जाएं। जब चुनाव कराए गए, उससे पहले खुद महात्मा गांधी ने कैंपेन किया अपने प्रतिनिधि के लिए, जो साउथ इंडिया के किसी पार्ट से एक इंसान लाए गए, और उनके बारे में ये कहा गया कि ये मेरा प्रतिनिधि है, अगर ये आदमी जीतेगा तो खुद महात्मा गांधी जीतेगा। परंतु जो महात्मा गांधी सोच रहे थे, या जिस तरीके से उनके दिमाग में रणनीति चल रही थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और सुभाष चंद्र बोस 1580 सीट लेके आगे निकले और सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी परिस्थिति में जीते जहां खुद महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ये इंसान पुनः अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को स्वीकारे। इसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस ने, जैसा कि महात्मा गांधी चाह रहे थे, उसके अनुसार ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। बढ़ते हैं अपन अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल ये पूछा गया था कि आखिर भारत से जर्मनी यानी कि हिटलर तक का सफर सुभाष चंद्र बोस ने कैसे शुरू किया या कैसे पूरा किया। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था, सुभाष चंद्र बोस जो कि भारत की क्रांति के लिए या भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुके थे, न्योछावर कर चुके थे। आखिर क्या कारण था कि उन्हें जाना पड़ा हिटलर के पास। हिटलर जिसे तमाम दुनिया के लोग कि जो उसके साथ अलायंस में थे, उन्हें छोड़ के तमाम दुनिया के लोग ये कह रहे थे कि ये तो एक ऐसा इंसान है जिससे समस्त दुनिया खतरे में आ सकती है, या ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है।
आखिर क्यों उससे मिले सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई, ये पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो। ठीक वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने यहाँ की रणनीति को काम में लिया और ये रणनीति थी कि हर दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होगा। ठीक उसी कड़ी में वो जा पहुंचे हिटलर के पास, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार बहुत कमजोर हो चुकी थी, या पहले विश्व युद्ध में भले ही वो जीते, लेकिन उसके बावजूद अपन ये कह सकते हैं कि चाहे सैन्य दृष्टि से देखा जाए या आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, दोनों ही तरीके से ब्रिटिश सरकार बहुत नुकसान में पहुंच चुकी थी। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई, द्वितीय विश्व युद्ध में दो अलायंस चल रहे थे। एक एक्सेस अलायंस था, ये एक्सेस अलायंस जर्मनी और जापान का था। इस जर्मनी और जापान में जापान भी एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में जर्मनी के साथ था, यानी हिटलर के साथ था, और ये चाह रहे थे कि इस दुनिया को जीत लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस अपनी पॉलिसी के तहत बंगाल से चोरी छुपे रात को निकले। बंगाल से धनबाद, धनबाद से काबुल और काबुल से मॉस्को तक का सफर उन्होंने तय किया। ये इस इंसान की एक खूबी थी कि ये जिससे जहां भी मिला उसे अपना बनाता चला। कुछ ऐसे लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस के बहुत ऋणी थे, या कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाह रहे थे कि वो इस भारत के लिए कुछ कर सकें, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की, और अंततः सुभाष चंद्र बोस अपॉइंटमेंट लेने के लिए कामयाब हुए और मुलाकात हुई उनकी हिटलर के साथ। ऐसा भी कहा जाता है कि हिटलर ने ये कहा कि अगर हम भारत को आज़ाद करा के खुद उसके ऊपर कब्जा कर लें तो क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस ने हंसते हुए जवाब दिए कि साहब, अगर हम ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने के लिए आपकी मदद ले सकते हैं, तो सोचो अगर आपको भी भगाने की नौबत आई तो कोई ना कोई ऐसा हमें जरूर मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। इस बात से वो इतने प्रभावित थे कि सुभाष चंद्र बोस एक श्रेष्ठ बुद्धि के व्यक्ति थे, और उन्होंने मदद की। जर्मनी से सारी व्यवस्थाएं की गई और उन्हें पहुंचाया गया सुमात्रा, जो कि उस समय जापान जीत चुका था और आज ये इंडोनेशिया की एक टापू है। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस पहुँचे। इसके आगे की कड़ी में हम बात करेंगे कि क्या इन्फ्लुएंस रहा जापान का उनके ऊपर, या जापान ने कैसे उनकी मदद की, या जापान को भी सुभाष चंद्र बोस से कोई फायदा हुआ। जापान एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति के साथ उभर रहा था। हर तरफ कहीं ना कहीं जर्मनी की जो पॉलिसी थी उसे जापान अपना चुका था, और युद्ध नीति में या केवल युद्ध को ही एक ऑप्शन मानकर वो आगे बढ़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस जब जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, उनके बीच कई वार्ताएं हुई, कई बातचीत हुई, और सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से जो युद्ध बंदी थे उन युद्ध बंदियों को वहाँ से लिया, और शुरुआत हुई आज़ाद हिंद फौज की। ये आज़ाद हिंद फौज कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के रहते बहुत प्रभावी थी, और सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद भी इसका प्रभाव भारतीय आज़ादी में बहुत बड़ा रहा। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब रंगून के ऊपर जो युद्ध जीत हासिल की, उसके बाद जापान एक बहुत बड़ा प्रशंसक बना सुभाष चंद्र बोस का, और उन्होंने वादा किया कि हर वो मदद जो वो कर सकते हैं वो सुभाष चंद्र बोस के लिए करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। अंतिम सवाल था, क्या जिन्ना एक समर्थक थे सुभाष चंद्र बोस के? जो उस समय की न्यूज़ रिपोर्ट्स थी या कांग्रेस के जो बयान थे, उनके आधार पर ये तथ्य ढूंढ पाना या ये अनुमान लगा पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि खुद जिन्ना ने ऐसा कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं या वो भारत की बागडोर अपनी हाथ में लेते हैं, तो जिन्ना कहीं ना कहीं अपना मत बदलने को तैयार थे। सबसे बड़ा मत जो वो चाहते थे कि एक अलग मुस्लिम प्रदेश बनाया जाए, जिसके आधार पर ही भारत और पाकिस्तान दो देश आज आप देख रहे हैं। ये सीमाएं पहले एक थी, समस्त भारत एक था, लाहौर भी कभी किसी दिन भारत का हिस्सा था,
ये हुआ सब जिन्ना की वजह से। ये क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, क्या जिन्ना के कैरेक्टर्स थे, वो अपन फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज केवल हम बात कर रहे हैं इस बात की कि क्या जिन्ना समर्थक थे सुभाष चंद्र बोस के। तो आप खुद अनुमान लगाएं, जो बात मैंने अभी कही कि जिन्ना ये एडमायर करने को तैयार थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस बागडोर अपने हाथ में लें तो उन्हें ना प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए और ना ही वो भारत का विभाजन करना चाहते थे। वो अपने इस बहुत बड़े पक्ष से, जिस पक्ष के लिए वो लड़ रहे थे या जिस पक्ष के लिए वो बार बार कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे कि हमें एक अलग देश चाहिए, अगर इंसान अलग मुल्क पाने की बात भी छोड़ दे किसी एक इंसान के फेवर में, तो मैं यही मानता हूं कि वो सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े समर्थक थे। अगर आप इस बात से सहमत हैं या आप मानते हैं कि ऐसा ही हुआ, तो आप जरूर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।